हाँ जी। सो ये बात हुई किसके बारे में, कमर्शियल बैंक के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हो तो दे आर काइंड ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक एंड 75% ऑफ द बिजनेस जो हमारी कंट्री में होता है, कितना बिजनेस, 75% ऑफ द बिजनेस जो हमारी कंट्री में होता है बैंकिंग वाला, वो कौन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वो लोग, ठीक है साहब। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स इन दीज बैंक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्राइवेट बैंक के बारे में बता दिया, फॉरेन बैंक के बारे में बता दिया था, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अपन ने नहीं किया था। क्या कहते हैं, RRB आर ऑल्सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है सर। ऐसे वाले बैंक जिनको कि आपका जो रिस्पेक्टिव एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट के शेड्यूल में उसका नाम अगर लिखा हुआ है तो उसे कहा जाएगा क्या, शेड्यूल्ड बैंक। और जो कमर्शियल काम करता है, मतलब कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोन को प्रोवाइड करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, कमर्शियल बैंक, ठीक है। बट दे आर एस्टेब्लिश विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक एग्रीकल्चर लेबरर, मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमाना, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे लोग जिन तक की फाइनेंस पहुंच नहीं पाता है, उन लोगों तक फाइनेंस जो है उसको पहुंचाने का काम करना है, मतलब उन लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम जो है वो करना है, ठीक है। बोले ठीक है साहब। नाउ दे यूजुअली ऑपरेट एट रीजनल लेवल, कौन से लेवल पे काम करते हैं, रीजनल लेवल, मतलब एक रीजन के लिए बैंक अलग होगा तो दूसरे रीजन के लिए बैंक जो है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मे हैव ब्रांचेस इन द सिलेक्टेड अर्बन एरियाज एज वेल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनकी जो ब्रांच है वो कुछ एक आधे अर्बन जगह पे भी मिल जाए, ठीक है साहब। नाउ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर providing the banking and the financial services to the rural and the semi-urban areas and doing the government operations like the disbursement of wages, ठीक है। गवर्नमेंट की जो योजनाएं वगैरह आती हैं, बेरोजगार योजना हो गई, मनरेगा योजना हो गई, ठीक है, तो उसके हिसाब से गांव वगैरह में जो काम किया जाता है, मजदूरी की जाती है, उन तक जो पैसा पहुंचाना पड़ता है, पैसे का जो डिसबर्समेंट करना पड़ता है वेजेस के तौर पे, वो भी इन्हीं बैंक्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन हो गया एक्सेट्रा, या फिर पैरा बैंकिंग फैसिलिटी लाइक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना एंड द लॉकर फैसिलिटी जो है वो सब प्रोवाइड करना। यानी सीधी सीधी बात है, जो आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो अर्बन एरियाज में प्रोवाइड करते हैं, वही सारी फैसिलिटीज ये वाले बैंक क्या करते हैं, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन से वाला बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर वापस से ध्यान से, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स है वही यहां पे आपको चीजें क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, स्मॉल। सर छोटे लेवल पे काम करता है, शायद बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करता। दूसरी बात, काम क्या है, वापस से वही, फाइनेंस प्रोवाइड करना। अरे भाई साहब, बैंकिंग सिस्टम का काम ही वही है ना, जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पैसा लेने के लिए एक एक बंदे के घर पे ना जाना पड़े, एक एक बंदे के दर पे ना जाना पड़े, इस चीज के लिए ये बैंक जो है वो यहाँ पे लाए गए हैं, ठीक है। बट छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, जिसको कि इंग्लिश में आप MSME नाम से आप जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का जो काम किया जाता है वो करता है कौन, ये आपका स्मॉल वाला बैंक। क्या कहता है ध्यान से, सर दिस इज अ नीच बैंकिंग सेगमेंट। सर नीच का मतलब क्या होता है, ऐसा सेगमेंट जिसमें कि बहुत सारे लोग काम नहीं करते, ऐसा सेगमेंट जो कि लेफ्ट आउट है, ऐसा सेगमेंट जिसके लिए आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या जो अदर बैंक्स हैं वो लोग काम नहीं करते। ऐसे सेक्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने का जो काम है वो करता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है साहब। एंड इट इज एम्ड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट आर नॉट सर्व्ड बाय द अदर बैंक्स, जिनको बाकी लोग क्या नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। द मेन कस्टमर्स include the micro industry, small industry, marginal farmer, unorganized sectors, entities and small business units. These are licensed
यानी कि ये जो बैंक है इनको क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है, यानी कि इन बैंक्स को लाइसेंस्ड बैंक का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए दे आर गवर्न्ड बाय द आरबीआई एक्ट 1934 एंड ऑल्सो बाय द फेमा। याद आया फेमा, मैंने आपको बताया था फेमा एक्ट जो कि 1999 का है। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज को लेकर ट्रांजैक्शन किया जा रहा होगा, फॉरेन करेंसी को लेकर ट्रांजैक्शन किया जा रहा होगा, तो फिर ये एक्ट के हिसाब से आपको क्या करना होगा, चीजों को मानना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको यहां पे सिंपल तरीके से लिख के दे देता हूं। नाम क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, लंबी चौड़ी बातें यहां पे दी हुई नहीं है। इट इज बेसिकली अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर नीच सेगमेंट ऑफ market for which no other bank provide service। ठीक है, सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो दिस इज अ बैंक फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके अलावा मार्जिनल फार्मर्स एंड अदर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, दूसरे जो स्मॉल बिजनेस होंगे उनके लिए ये बैंक जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। ये समझ में आया? डन। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम क्या है, पेमेंट बैंक। वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई विल से वेरी मच रिसेंट टॉपिक। ठीक है, अगर ये टॉपिक की बात की जाए तो ये बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मार्केट में ऐड हुआ है। आपको भी इसके बारे में अच्छे से पता रहेगा। कैसे सर, देखिए ध्यान से। सर दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ द बैंक इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय द आरबीआई एंड इज अलाउड टू एक्सेप्ट अ रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट। सर जो नॉर्मल वाले बैंक होते हैं ना, उनको ये कहा जाता है जितने करोड़ रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है कर लो, जितने रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है कर लो। लेकिन जो ये पेटीएम वाले बैंक्स है ना, इनको मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड होता है, इसके ऊपर ये कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है साहब। नाउ दे आल्सो ऑफर सर्विसेज लाइक एटीएम कार्ड, जैसे नॉर्मल बैंक प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। फॉर एग्जांपल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, या फिर फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, वो सब इसी कैटेगरी में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर डिफरेंशिएट करने की बात करें पेमेंट बैंक और जो ट्रेडिशनल बैंक है, कौन से वाले, कमर्शियल वाले, उनके बीच में, तो ध्यान से सुनिए। सर ट्रेडिशनल बैंक जो सारे के सारे काम करता है, कौन से, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करने वाला, फिर विड्रॉल फैसिलिटी, फिर लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड इशू करना, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह एंड मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट वगैरह। ठीक है, तो ये डिपॉजिट लिमिट की बात अगर करेंगे तो यहां पे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेमेंट्स बैंक जो आपके रहेंगे उनके लिए लिमिट दी गई है कि एक कस्टमर के हिसाब से मैक्सिमम 1 लाख रुपए का डिपॉजिट जो है उसे ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए यहां पे ये 3 काम के लिए जो आपका ट्रेडिशनल बैंक कर सकता है वो आपका पेमेंट बैंक भी कर सकता है, लेकिन 2 काम नहीं कर सकता। क्या? लोन प्रोवाइड करने का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है उनको भी इशू करने का काम नहीं कर सकता। एटीएम कार्ड चलेगा, डेबिट कार्ड चलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा अगर आप ये वाली चीज की बात करते हैं, कौन सा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो सब भी अलाउड होगा। जो पेटीएम का पेमेंट बैंक वगैरह है वहां से आप वो सारी चीजें जो है वो भी कर सकते हैं। एक बार जाके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका क्या, पेमेंट बैंक्स। अब इसके बारे में भी मैं यहां लिख देता हूं, ऑल दो जगह जो है वो अपने को कम पड़ेगी सारी बातें लिखने के लिए, बट स्टिल
ट्राई ज़रूर करते हैं। पेमेंट बैंक्स, ठीक है। अगर पेमेंट बैंक्स की बात की जाए तो सबसे पहली बात, मोस्ट रिसेंट टाइप ऑफ बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, ठीक है। कैन डू ऑल एक्टिविटीज एज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट issuing credit cards and providing loans, ठीक है। ये दो काम नहीं कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डिपॉजिट की बात की जाए, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस इज restricted to ₹1 lakh पर पर्सन, ठीक है। एक बंदा 1 लाख रुपए ही यहाँ पे क्या कर पाएगा, डिपॉजिट कर पाएगा, उसके ऊपर नहीं कर पाएगा, अगर आप पेमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। ऑल्दो MCQ पैटर्न आपका रहेगा तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, डन। हालांकि इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूं तो एग्जाम्पल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB, ठीक है, या फिर आपका हो गया पेटीएम वाला, और या फिर आपका हो गया एयरटेल वाला, और तीसरा कौन सा था, फिनो, चौथा जो है वो कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, फिनो वाला। गॉट इट। इतनी ही बातें अगर आप पेमेंट बैंक्स के बारे में ध्यान रखोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। देखिए कितना प्यारा चार्ट बन गया यार अपना, बहुत ही प्यारा। चलिए भाई साहब, अगले टॉपिक की बात यहाँ पे करते हैं जिसका नाम क्या दिया गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। वापस से जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, क्या सब बोले, ये जो बैंक है वो कहाँ सर्विस प्रोवाइड करेगा, अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में करेगा क्या, नहीं साहब, कहाँ करेगा, अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो कई बार आपने शायद सुना होगा महिला सहकारी बैंक, ठीक है, या किसी सिटी के नाम पे होता है, नागपुर सहकारी बैंक, ठाणे सहकारी बैंक, मुंबई सहकारी बैंक, राइट। चलिए, सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कोऑपरेटिव बैंक। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, सर ये कोई कमर्शियल वाले बैंक नहीं है, ये कौन से वाले बैंक हैं सर, ये कोऑपरेटिव वाले बैंक है। इसमें जिन लोगों का अकाउंट ओपन होगा उन्हीं लोगों से पैसा डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा और उन्हीं लोगों को पैसा लोन के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, डन। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा सर, इसका मतलब है कि उनका जो प्राइमरी, इट रेफर्स टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इनटू द अर्बन एंड द सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। दीज बैंक्स एसेंशियली लेंड टू द स्मॉल बोरोवर्स एंड बिजनेसेस कनेक्टेड अराउंड द कम्युनिटीज। जो कनेक्टेड वाले लोग हैं ना उन्हीं को दिया जाएगा, उसके बाहर किसी और को दिया नहीं जाएगा, या लोकेलिटीज, वर्क प्लेस और द ग्रुप, राइट। एंड सेम यही वाली चीज जो है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकती है। अगर यही वाली चीज स्टेट लेवल पे होती है तो उसको क्या कह देंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। चीज सेम है, कोऑपरेटिव बैंक जो है वही वाली चीज है, लेकिन चीज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। A state cooperative bank is a federation of the central cooperative bank which act as custodian of the cooperative banking structure in the state। मतलब जो कि सेंट्रल लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो स्टेट लेवल पे काम करवाने के लिए इस टाइप के जो बैंक है उनको यहाँ पे ब्रांचेस के तौर पे इस्टेब्लिश करेगा। ये समझ में आया क्या। चलिए, तो इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो अगला टॉपिक है उसको मैं सीधा एक ही चीज बोल सकता हूं, कोऑपरेटिव बैंक। हेडिंग क्या रहेगी, सीधा सीधा कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक की बात अगर की जाए तो दो आपके हो सकते हैं यहां पे, एक आपका हो गया जिसको आपने नाम क्या दिया, अर्बन
अर्बन कोऑपरेटिव और दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक है, एक अर्बन वाला हो गया और दूसरा कौन से वाला हो गया, स्टेट वाला हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइप के कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपके हो जाते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक का मतलब जो है वो क्या है, यहाँ पे कहाँ लिखूं इसके बारे में, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, द बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज टू small businesses and close community members। ठीक है, किसको देते हैं ये लोग पैसा वगैरह, सर जो क्लोज कम्युनिटी मेंबर्स रहेंगे ना उनको ही प्रोवाइड करते हैं। देख लीजिए इसको, अगर आपको पूरा नोट डाउन करना होगा, वीडियो को पॉज करके अगर आपको फोटो वगैरह लेना होगा तो वो भी आप यहाँ सिंपल तरीके से ले सकते हैं। राइट, चलिए सो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब ये मेजर डेवलपमेंट है ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन इज कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये वापस से यहाँ पे काइंड ऑफ हिस्ट्री जो है वो आपके सामने आ रही है क्या, कि 1921 कोई ज़माना हुआ करता था, आज से लगभग पूरे 100 साल पहले की बात हो गई। ठीक है सर, उस टाइम पे आपका जो मार्केट होता था ना वो क्लोज्ड वाला मार्केट होता था। ठीक है, अब इसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अलग से यहाँ पे बता देता हूँ, हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिया हुआ नहीं है मॉड्यूल में, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, कि सर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जो है ना वो दो टाइप का हो सकता है। सर कौन सा मार्केट, एक आपका मार्केट होता है जिसे नाम दिया जाता है ओपन मार्केट। कौन सा मार्केट, ओपन मार्केट। और दूसरा एक मार्केट होता है विच कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, क्लोज्ड मार्केट। ठीक है, सब बोले मार्केट बंद हो गया तो उसको क्लोज कहते हैं, ऐसा है क्या, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब क्लोज्ड मार्केट का मतलब यहां पे अलग निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं ओपन मार्केट की बात करूं तो ऐसा मार्केट वेयर एनी पर्सन कैन एंटर एंड डील whenever ही वॉन्ट, वेन एवर ही वॉन्ट, जब चाहे कोई भी बंदा कोई भी इंसान आके उसमें डीलिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है सर, अगर इस चीज को लेके मैं एग्जांपल यहां पे लेके चलूं, सर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं वेजिटेबल मार्केट के बारे में, सब्जी मार्केट, क्या आप जाके किसी भी सब्जी मार्केट में सब्जी बेच के आ सकते हो? हाँ सर, बेच के आ सकते हैं। क्या आप किसी सब्जी मार्केट में जाके सब्जी खरीद के आ सकते हो? बोले हाँ सर, खरीद के आ सकते हैं। क्या जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो क्या वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में ये मार्केट को एक्सेस करने का लाइसेंस है कि नहीं है? क्या ऐसा पूछा जाता है? आंसर इज नो, नहीं पूछा जाता। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। कौन सा मार्केट? स्टॉक मार्केट। सर क्या आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल साहब, अगर आपने डीमैट अकाउंट बनाया होगा और अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आज के आज आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि बिजनेस आवर्स में ही आप उसका परचेज करें। गॉट द पॉइंट। और जिसके पास में रिलायंस कंपनी के शेयर्स होंगे, अगर वो अपनी शेयर होल्डिंग को बेचना चाहे तो सर वो बेच भी सकता है, वो बेच भी सकता है। टोटली एंड कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? उसी बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। जब चाहे मार्केट में शेयर्स को परचेज किया जा सकता है और जब चाहे मार्केट में शेयर्स को बेचा जा सकता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं यहां किसकी बात करता हूं, क्लोज्ड मार्केट की बात करूं, तो सर ऐसे केस में वेयर ओनली लिमिटेड and authorized people are allowed to trade। ठीक है,
जहां पे गिने चुने लोगों को ही, जिनके पास में ऑथोरिटी है, उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा कि आप आके यहां पे परचेज या फिर क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट ओपन फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। आम जनता जो है वो आके इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। तो भाई साहब, अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो 1921 में क्या था, पूरा क्लोज्ड मार्केट हुआ करता था। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि बेसिकली आपका कौन सा बैंक है, एसबीआई, जिसको आज के डेट में आप एसबीआई के नाम से जानते हो। वो उस टाइम पे क्या कहलाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वॉज द ओनली बैंक जो कि एग्जिस्ट करता था। अब अगर आप बैंकिंग सिस्टम में आज की बात करते हो, कितने सारे बैंक है भाई साहब। अगर आप अपना बैंक लेके आना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस आपको वहां पे दी गई हैं, उन कंडीशंस को अगर आप पूरा करोगे तो आप अपना बैंक भी डाल सकते हो। कोई आपको मना करने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब बोले। अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सबसे पहली बात तो इस चीज को अगर आपको नोट डाउन करना होगा, कर लीजिए कि मार्केट जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक आपका होता है ओपन वाला, और दूसरा जो है वो आपका होता है क्लोज वाला। एक हो गया ओपन वाला, और दूसरा कौन सा है, क्लोज वाला। राइट, चलिए फिर इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। सब बोले 1935, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। क्या, सब बोले ये टाइम पे एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी को सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री का ओहदा दिया गया। सर इसके पहले अगर आप बात करोगे तो इसके पहले जो ये सेंट्रल बैंकिंग वाला काम किया जाता था ना, वो कौन करता था, सर वो इंपीरियल बैंक करता था, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक का जो ये वाला रोल है, इसको क्या कर दिया गया, इसको 1935 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। इस हिसाब से मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो आरबीआई एक्ट बना वो 1934 में बना था। कब बना था, 1934 में। और उस एक्ट के बेसिस पे एक अलग से क्या बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम का बैंक जो है वो बनाया गया, जो कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा सुप्रीम एपेक्स बैंक जो है कहलाता है। वी कैन कॉल इट एज अ बैंकर टू बैंक, ठीक है, ठीक है साहब। लेकिन फिर उसके बाद में अगर आप 36 से लेके 55 तक की बात करें, कब से लेके कब तक, 36 से लेके 55 तक की अगर आप बात करते हैं, तो इंपीरियल बैंक, अब ये ध्यान सुनिएगा सर, इंपीरियल बैंक का सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो काम था ना वो बंद किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपीरियल बैंक ही बंद हो गया था, नहीं, वो अभी भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, नाम चेंज हो चुका है खाली, चल आज भी रहा है, ठीक है। तो 36 से लेके 55 तक इंपीरियल बैंक जो था उसने पूरे कंट्री में कितने ब्रांचेस बना लिए थे, 480 ब्रांचेस बना लिए थे पूरे कंट्री के अंदर। कब, 1936 से लेके 1955 तक, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन इनटू रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया में अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के हिसाब से इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, नाम क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन फिर उसके बाद में अगर 56 से लेके ईयर 2000 तक की बात करते हैं, कितने साल हो गए, 44 ईयर्स, ठीक है। ये सालों में कुल मिला के 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया इन 1969, ठीक है। एंड 6 और बैंक थे जिनको कि 1980 में क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। यानी कि कुल मिला के अगर ये टाइम पीरियड में आप बात करोगे तो 20 बैंक्स ऐसे थे जिनको कि नेशनलाइज बैंक किया गया ये टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। 1969 में 14 बैंक्स को किया गया और 1980 में 6 बैंक्स को किया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राइवेट बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक, नॉट प्राइवेट बैंक, ठीक है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई, इनको भी क्या किया गया, मार्केट में एंट्री दे दी, ओपन मार्केट काइंड ऑफ यहां पे कर दिया कि भाई साहब जिसको आके बैंकिंग बिजनेस का काम करना होगा वो आप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जो कि आरबीआई एक्ट में आपको दी गई होंगी या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको दी गई होंगी। वो रेगुलेशंस को, वो कंडीशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीट करना होगा, ठीक है। बोले ठीक है साहब। नाउ ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पीएसयू बैंक,
जो पब्लिक सेक्टर बैंक आपके हुआ करते थे या जो गवर्नमेंट वाले बैंक आपके रहा करते थे, कौन से वाले बैंक थे आपके, गवर्नमेंट वाले जो बैंक आपके थे, उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह को अपग्रेड किया गया। और अगर मैं 2000 के बाद की बात करता हूं, कहां तक, 2018 तक, ठीक है। तो 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड नाम की एक एनबीएफसी हुआ करती थी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात कि सर ये एक ऐसी कंपनी हुआ करती थी जो कि किसका काम करती थी, फाइनेंस का काम करती थी, लेकिन क्या नहीं थी, सब बोले ये बैंक नहीं थी, इट वाज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये कंपनी को पहली बार क्या बनाया गया था, बैंकिंग का लाइसेंस जो है वो मिला था किससे, आरबीआई से। और अगर मैं 2003 की बात करूं तो ये सबसे पहली ऐसी एनबीएफसी कंपनी थी जिसको कि बैंकिंग का लाइसेंस जो है वो दिया गया था बाय द आरबीआई, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर आप 2009 की बात करोगे, द गवर्नमेंट रिमूव्ड द बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। और फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हैं 2018 ऑनवर्ड्स में, तो एज अ यूनियन बजट 2019-20 प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक्स रीच्ड हाईएस्ट इन द 7 ईयर्स। एंड अगर आरबीआई के हिसाब से बात की जाए तो 30 नवंबर 2018 को इंडिया रिकॉर्डेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अप्रॉक्सीमेट कितना, इतना बिलियन। इस चीज को आप क्या करेंगे, अच्छे से दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे।